हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। हमारा आज फिर एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक, और आज का टॉपिक का नाम है परसेंटेज। हमारा एक चैप्टर पहले ख़त्म हो चुका है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको लगभग 10 टॉपिक पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों में से कोई नया यूज़र है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और बेसिक से मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना चाहता है, तो वो जाके सिंप्लीफिकेशन के पूरे लेक्चर देख सकता है। सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर की हुई हैं, एक से एक ट्रिक उसमें मैंने बताई है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये भी एक बड़ा लंबा सीरीज़ होगी, लगभग 6 घंटे के आसपास के मेरे वीडियो आपको यूट्यूब पे इसमें मिलेंगे। ये उसकी पहली क्लास होगी। एक एक चीज़ बेसिकली आपको सीखना है, क्योंकि परसेंटेज ना सिर्फ इस परसेंटेज चैप्टर में काम आने वाला है, बल्कि आगे प्रॉफिट लॉस में भी ये काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन, ये 2 चैप्टर मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हर एक चैप्टर में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप परसेंट को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से सीखना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप उसका सीखना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो सीरीज परसेंटेज में मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। 6 से 7 घंटे की ये पूरी सीरीज होगी, जिसके लिए आप लोग रेडी रहें और वेट करें उसका। जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है आप और क्लास को जरूर देखें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन हर यूज़र तक नहीं पहुंच पाते, तो आप एक दो दिन में इस चैनल को विजिट करते रहिए। और एक प्लेलिस्ट मैंने बना ली है चैनल के अंदर, जिसमें मैंने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से पूरा बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिए। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं वो पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम। वो प्लेलिस्ट आपको पूरे सीक्वेंस में लेक्चर मिलेंगे उसमें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम परसेंटेज। तो देखिए भाई, परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। प्रतिशत इसे हिंदी में कहा जाता है, प्रतिशत और परसेंट। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर, प्रति 100 पर जो गणना प्रति 100 पे की जाती है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है, परसेंट। तो अब प्रति 100 पे गणना क्या होती है, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान दीजिए। प्रति 100 पे गणना का मतलब है कि कोई एक टेस्ट लिया गया 25 मार्क्स का, और एक स्टूडेंट है, सपोज उसको 17 मार्क्स आए 25 में से, और आपसे पूछा गया कि भाई परसेंट निकालिए इसका। तो आपने सीखा है कि जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है इसमें क्या कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो आपने इंटू 100 कर दिया, तो 25 से इसे काटा 4 बार, 17 चौक 68। आप बोलेंगे कि सर 68% आए हैं। ये जवाब बिल्कुल सही होगा और ये तरीका भी बिल्कुल सही है। पर इसके पीछे की बात करें कि क्यों 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पे प्रतिशत जो लिखा है, जो मैं लिख रहा हूँ कि प्रति 100 पर गणना अगर प्रतिशत कहलाती है, तो देखिए इसको उस तरीके से करके मैं आपको बताता हूँ। 17 मार्क्स आए हैं 25 में से, तो यहाँ आप चेक करिए, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या कहलाता है, बेस। और ये बेस अभी 25 है। अगर इसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई आपको अंश में भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ये मैथ्स का नियम है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए 17 चौक कितना हो गया, 68 हो गया, और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसका बेस क्या बन गया है, अब इसका बेस बन गया है 100। तो हम बोल सकते हैं कि 100 में से इसे कितने मार्क्स आए हैं, 68 मार्क्स आए हैं। और इस 100 को जैसे ही हम हटा देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये भी समझिए कि इस 100 को हमने बेस को हटा दिया, और 100 बेस को हटाने के बाद हमने एक स्पेशल साइन लगाया जो क्या कहलाया, प्रतिशत का चिन्ह। तो प्रतिशत का चिन्ह जब 100 को नीचे से हटाने के बाद लगा है, तो इसका मतलब एक बात और आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे, अगर मैं बोलूं आपको 68% को भिन्न में बदलिए, तो आप बोलेंगे 68/100, क्योंकि जब भी आप परसेंट का साइन हटाएंगे अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100 के कारण ही ये प्रतिशत का चिन्ह आया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, जिससे वो बच्चा जिसको परसेंट का पी भी नहीं आता है उसको भी चीजें समझ में आएंगी। जिनको थोड़ा ज्यादा आता है, जिनको बेसिक आता है, वो थोड़ा
थोड़ा सा फास्ट स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में उनके लिए बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन होंगे, पर जिनको ज़्यादा आता है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आप एक बात सीख गए कि परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, और परसेंट का मतलब होता है कि उसका हमने क्या कर रहे हैं, बेस को 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बेस 100 में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको 150 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स का टेस्ट था। तो अब 300 को 100 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा कटने के बाद 50, और ये कितना बनेगा कटने के बाद 100। तो देखिए फिर से इसका बेस काय में चेंज हो गया, 100 में। अब आप बोलेंगे कि 100 में से 50 मार्क्स आए हैं लगभग, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि इसको 50% मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं, 50% मार्क्स आए हैं। तो पीछे का जो लॉजिक है परसेंटेज लगाने के पीछे, वो क्या है, बेस 100। पर क्या होता है बेटा कि कई बार हम बेस 100 डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी स्टूडेंट को 175 में से 25 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 175 में से 25 मार्क्स आए हैं, तो बताओ इसे कितने परसेंट आए हैं। तो अब 175 को आप डायरेक्ट 100 में चेंज नहीं कर पाओगे, घटा के नहीं करना, ऐसा नहीं करना है यहाँ से 75 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। सिर्फ बेस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, घटा के 100 नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको इससे काट के 100 बन जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक रास्ता निकाला है बीच में, हमने मतलब मैथमेटिशियंस ने, जिसने आपको गणित सिखाया है बचपन से लेके अभी तक, जिसने गणित बनाया है, उसने बताया हमको कि भाई आप कुछ मत करो, आप तो एक काम करो कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। काय से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 से इसे जब आप काटोगे तो 25 से आप 25 चौक तो 100 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, तो 1/7। तो 1/7 इंटू 100 आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14.28%। आप भाग देके देखिएगा, 14.28% इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसने हमें बताया कि भाई आपको तो किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसे काय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप वो चीज़ काय में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अभी तक हम जो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। अब दूसरी बात समझने की ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 40 का 20%, अगर आपसे बोला कि 40 का 20% फाइंड आउट करो, तो 40 क्या है, ये 40 क्या है वैल्यू, और ये 20% क्या है, परसेंटेज है। ये भी मैं आगे आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि परसेंट और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। यही छोटी छोटी चीज़ों का डिस्कशन आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, का मतलब है इंटू, तो 40 का मतलब क्या लिखेंगे, इंटू और 20। अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 20 से इसे काटा तो 20 पंजे 100, 1/5, 5 से इसे काटा तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इसका क्या आया, आंसर। पर इसका मैथमेटिकल मतलब तो हमको समझ में आ गया कि 8 इसका आंसर आएगा, पर इसको जनरल डे टू डे भाषा में हम कैसे समझेंगे कि 40 का 20% 8 हुआ। इसका मतलब यह है कि 40 के अगर आप हिस्से करते हो तो 8 उसमें से एक हिस्सा है जो 20% ऑक्यूपेसी रखता है। कितनी ऑक्यूपेसी रखता है, 20% की ऑक्यूपेसी रखता है। मतलब 40 अपने आप में 40 क्या है, 40 अपने आप में क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी नंबर दुनिया का अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% का में कई सारे टुकड़े हो सकते हैं 100 के। जैसे मान लीजिए आपके पास 40 रुपए, और 40 रुपयों को आप 40 में से किसी को आपने 8 रुपए दे दिए, ठीक है। आपके पास 40 रुपए थे, मतलब आपके पास 100% पैसा था। अब किसी को आपने 8 रुपए दे दिए, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अब आपके पास कितना प्रतिशत धन शेष बचा है। तो आप क्या करोगे, 8 को ऊपर रखोगे, 40 को नीचे रखोगे, 8 को ऊपर रखोगे, 40 को नीचे रखोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100, इंटू क्या कर दोगे, 100। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका,
40। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 40 में से आपने कितने रुपए दे दिए, 8। तो जितने रुपए दे दिए उसको ऊपर रखना है, जितने टोटल थे उसको नीचे रखना है, इनटू कर देना है 100। तो आपके पास परसेंट आ जाएगा, स्टेक आ जाएगा कि 8 जो है 40 में कितना हिस्सा रखता है। अभी हमने यहाँ पे देखा 20% की वैल्यू कितनी आई थी, 8। अब इसकी वैल्यू 20% आना चाहिए। तो देखिए होता है क्या, 8 पंजे 40, तो ये बना 1/5। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, तो देखिए कितना आ गया, 20%। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल अगर एक साथ आप देखें अब, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जब आपसे पूछा गया कि 40 का 20% क्या है, तो परसेंट हटा के अपॉन में लिखा, आपके पास एक वैल्यू आई जिसका मान क्या था, 8। तो आपने बोला कि 40 का 20% 8 है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि 8 का मतलब क्या है, 8 उस 40 का एक हिस्सा है। तो आपके पास अगर 40 रुपए हैं और उसमें से 8 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो कितना प्रतिशत धन आपने या तो खर्च कर दिया, ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि खर्चे के बाद कितना प्रतिशत धन अब आपके पास बचा होगा। तो आप क्या करेंगे, 8 रखेंगे ऊपर, टोटल रखेंगे नीचे जो था 40, इंटू कर देंगे 100। तो 8 40 का, इसको लिखेंगे कैसे, 8 40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। 40 का 20% अगर ऐसा लिखा जाएगा, और 8,40 का कितना प्रतिशत है, मतलब 8 ऊपर 40 नीचे और इंटू 100। परसेंट निकालना है ना, जब भी परसेंट निकालना होगा तो इंटू में 100 करना ही होगा, क्योंकि इंटू 100 नहीं करेंगे तो परसेंट का साइन नहीं आएगा। ये मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही सिखाया है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 20%, मतलब आपने 20% क्या कर दिया है, खर्च। अब आपके पास कितना शेष बचा होगा भाई, आपकी जेब में कितना बचा है, तो 80% बचा है। कितना बचा है, 80% बचा है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी कि अगर इस तरीके से काम में परसेंट लिखा है तो इंटू लगेगा, परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। और अगर ऐसा पूछा है कि कोई नंबर, किसी नंबर का कितना परसेंट है, तो वो जो बड़ा नंबर है या टोटल नंबर है वो नीचे आएगा, जिसका परसेंट पूछा है वो ऊपर आएगा, इंटू होगा 100 और रिजल्ट आएगा परसेंट में। एक और बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आपने रिजल्ट निकाला तो यहाँ पे कोई परसेंट का साइन नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, वैल्यू। ये क्या है, वैल्यू है, मतलब मान है। और यहाँ पे आज जब आपने रिजल्ट निकाला तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो परसेंट में आया, तो आप ये बोलेंगे कि ये क्या है, प्रतिशत है। ये क्या है, प्रतिशत है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आगे भी समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। मैं देख रहा हूँ हमारे वीडियो को देख तो बहुत सारे लोग रहे, पर उसमें लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे। क्या हम इतना खराब पढ़ा रहे हैं? अगर खराब पढ़ा रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बताओ, और अच्छा सुधार करना है तो वो भी कमेंट करके बताओ। भाई जब तक आप बताओगे नहीं, हमको पता कैसे पड़ेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैं एक आदमी लिख रहा हूँ ए, एक व्यक्ति है ए, और यहाँ पे मैं एक व्यक्ति लिख रहा हूँ बी, एक व्यक्ति ले रहा हूँ बी। अब मैंने आपको बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति ए जो है उसकी आमदनी जो है वो 1 लाख रुपये, या अभी मैं इसके लिए ले लेता हूँ कि 1000 रुपये है। ये क्या है, इसकी इनकम कितनी है, 1000 रुपये। और व्यक्ति जो बी है उसकी आमदनी जो है वो 10,000 रुपये, कितनी है, 10,000 रुपये, ठीक है। ये इससे 10 गुना ज़्यादा कमाता है। अब देखिए इसके खर्चे का प्रतिशत बताता हूँ मैं आपको। ये अपने भोजन पे, ये व्यक्ति जो है ये अपने भोजन पे 10% खर्च करता है। ये अपने कपड़ों पे, ये अपने कपड़ों पे भी 10% खर्च करता है। ये शिक्षा पे, एजुकेशन पे, ये शिक्षा पे 20% खर्च करता है। ये परिवहन पे, आवागमन पे, ठीक है, ये आवागमन पे 20% खर्च करता है। और शेष ये क्या करता है, बचत करता है। शेष क्या करता है, बचत करता है। और सेम टू सेम काम ये भी करता है, ठीक है। ये भी अपने भोजन पे कितना पैसा खर्च करता है, भोजन पे करता है 10%, कपड़ों पे करता है 10%, कपड़ों पे भी ये 10% खर्च करता है। शिक्षा पे ये 20% खर्च करता है, ये भी एजुकेशन पे 20% खर्च करता है, ठीक है।
और ये भी परिवहन पे 20% खर्च करता है, आवागमन पे, परिवहन पे ये भी 20% खर्च करता है। और ये भी क्या करता है, शेष की क्या करता है, ये बचत करता है, ये इसकी सेविंग्स है, बचत है। तो मुझे बताइए कि दोनों में से कौन अमीर होगा, तो दोनों में से कौन अमीर आदमी है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि दोनों में से कौन अमीर आदमी है, तो आपको देख के क्या लगेगा, अगर आप इसके परसेंटेज पे ध्यान दोगे तो कोई अमीर और कोई गरीब आपको फर्क नहीं नजर आएगा, क्योंकि ए व्यक्ति भोजन पे 10% खर्च कर रहा है, ये भी 10% खर्च कर रहा है, ये कपड़ों पे 10% खर्च कर रहा है, ये भी 10% खर्च कर रहा है, ये शिक्षा पे 20% खर्च कर रहा है, ये भी उतना ही खर्च कर रहा है। तो बाकी तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है। ये भी कितने परसेंट की बचत कर रहा है, तो 10, 20, 40, 60 खर्च हो गया, तो बचत कितनी हुई, 40% की। और इसका भी 60% खर्च हो गया, तो बचत कितनी हुई, 40% की। पर अब आप गौर से देखिए, ये तो बात हम परसेंट की कर रहे हैं, अब वैल्यू की बात करते हैं। तो इसकी बेस प्राइस है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज का 40% ये बचा रहा है, जबकि 10,000 रुपीज का 40% ये बचा रहा है। तो 1000 रुपीज का 40% निकालते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं 1000 रुपीज का 40% की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, 400 रुपये। तो इसकी बचत कितनी है भाई, 400 रुपये बचत है, ठीक है। जबकि ये 40% जब बचाएगा तो अब हमें 10,000 का निकालना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये का जब हम 40% निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 4,000 रुपये आने वाली है। कितनी आने वाली है, 4,000, मतलब इसकी बचत कितनी है, 4,000 रुपये है। तो डेफिनेटली वक्त के साथ कौन अमीर होने वाला है, जिसकी बचत ज़्यादा है। इसकी बचत भी इससे कितनी ज़्यादा है, देखो ये 400 और वो 4,000, 10 गुना ज़्यादा बचत है, 10 गुना ज़्यादा कमाता है और वैसा ही खर्चा करता है। तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज बात अलग है, वैल्यू बात अलग है। कोई भी परसेंट काय पे निकाला जाता है, बेस पे निकाला जाता है। बेस जिसका बड़ा होगा उसकी परसेंट वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी, बड़ी आ जाएंगी। बेस जिसका छोटा होगा उसकी परसेंट वैल्यूज छोटी आ जाएंगी। अब ये देखो, भोजन पे 10% खर्च कर रहा है, मतलब बेचारा केवल 100 रुपये खर्च कर रहा है, जबकि ये 10% खर्च कर रहा है तो 1000 रुपये भोजन पे खर्च कर रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें, 900 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है ये व्यक्ति। ये कपड़ों पे खर्च कर रहा है 100 रुपये और ये कपड़ों पे खर्च कर रहा है 1000 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज जब दिख रहे थे जब तो सब इक्वलिटी दिख रही थी, पर कहीं कोई इक्वलिटी नहीं है। ये परसेंट है इसके बेस के और ये परसेंटेज है इसके बेस के। यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं। तो अब मैं आपको परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना है। एक मिनट, अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन थोड़ी देर से लेंगे। अभी एक चीज़ और समझिए आप, देखिए परसेंटेज में एक बहुत अच्छी बात होती है कि कई बार ऐसी वैल्यूज आ जाती है कि 10 का 20% निकालिए, यह आ जाता है 20 का 30% निकालिए, यह आ जाता है 30 का 10% निकालिए, यह आ जाता है 90 का 80% निकालिए, ठीक है। तो इस, या फिर एक और ले लेता हूँ, 60 का 50% निकालिए। तो आपको ये देखना है कि जब इस प्रकार से आपको ये दोनों ही वैल्यू में जीरो मिलने लग जाए, मतलब इधर भी जीरो हो इधर भी जीरो हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस नंबर का गुणा करना है। 2 एकम 2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंट हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। तो एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, और का मतलब होता है गुणा। देखिए इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 का 20 बटे क्या हो जाएगा, ये 100, तो 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, क्या आ जाएगा, 2 आया, 2। तो ये अब आपको दिमाग में रखना है ना। बार बार ऐसे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। अगर ऐसा बार बार करते रहेंगे तो फिर तो हमें बहुत सारा टाइम बचाना है आगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट, ये बाकी चीज़ें आप करके देखिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 दूना 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 8 72 72, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30 30 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बार बार अपॉन में 100 नहीं लाना है अगर दोनों तरफ क्या है, जीरो है। तो इसी तरीके से एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ, वो भी आपको कई जगह काम आएगा। कई बार आपको क्या मिलेगा, 15 × 15 का 25% ऐसा मिलेगा, या 25 का 15%, या 35 का 25%,
या 75 का 65% या 55 का 45%। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, 25 और 15 10, 35 और 25 10, 75 और 65 10, 55 और 45 10। इधर बड़ा हो इधर छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का डिफरेंस आपको तो 10 देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, ठीक है। अब 10 का डिफरेंस जब भी होगा और परसेंट लगा हो तो आप ये मान के चलिए कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आपके क्या आएंगे, हमेशा ही 75 आएंगे। क्या आएंगे, 0.75 आएंगे। ये हो गया आपका पॉइंट के बाद का काम। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए 2 और 1 में बड़ा कौन है 2, तो 2 में 1 जोड़िए 3, तो 3 एकम 3, तो 3.75 ये रिजल्ट है। यहाँ पे बड़ा कौन है 4, तो 4 दूनी 8, तो 8.75 ये रिजल्ट है। 8 7 और 6 तो ये इसको बनाएंगे 8, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो यहाँ पे 48.75 ये रिजल्ट है। यहाँ पे 5 में बड़ा कौन है 5, तो 5 में 1 जोड़िए 6, तो 6 चौक 24, तो 24.75 ये रिजल्ट है, एंड सो ऑन। इन सब की आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको लगभग 100 ट्रिक सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए। 100 ट्रिक्स मैं आपको इस पूरी सीरीज में सिखाऊंगा। आज मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी है, ये पहली ये दूसरी, मैं आपको बताते जाऊंगा कि मैंने कितनी ट्रिक्स आपको बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, अभी क्वेश्चन को और थोड़ा सा होल्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप ये समझ गए कि परसेंटेज को किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में भी कई चीज़ें आती जाएंगी। जब क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं या जो प्रश्न हैं आपके वो कितने टाइप के होंगे, तो क्वेश्चन हमेशा 2 टाइप के होंगे। एक होगा एंट्री बेस्ड क्वेश्चन और एक होगा एग्जिट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब एंट्री बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपये, वो अपनी आमदनी का इतने % इस पर खर्च करता है, इतने % इस पर खर्च करता है, इतने % इस पर खर्च करता है। तो आपको क्वेश्चन शुरू होते ही क्या मिल गया 10,000 रुपये। ये क्या बन गया आपका बेस, ये क्या है उसकी सैलरी, ठीक है। अब इसका परसेंटेज आप निकालते चलोगे कितना खर्च हो गया और आखिरी में देख लोगे, जैसा अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था। एग्जिट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें आपको एंट्री पे कुछ भी नहीं बताया जाता, एग्जिट पॉइंट पे क्वेश्चन जब खत्म हो रहा होता है जब वो एक वैल्यू देता है आपको। जैसे अगर मैं सेम चीज़ आपको बोलूँ कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% परिवहन पर खर्च करता है, 10% अतिरिक्त खर्चा करता है और माह के अंत में 2400 रुपये बचाता है। मतलब आपको क्या दे दी, बचत दे दी। क्या दे दी, बचत। कि बचत कितनी है 2400 रुपये, और पूछी कि बताओ आमदनी क्या होगी, ठीक है, आमदनी क्या होगी। और यहाँ क्या दिया होगा आपको, आमदनी दी होगी, आमदनी दी होगी और खर्च दिए होंगे, और आपसे पूछा होगा कि भाई बचत कितनी होगी, ठीक है, बचत कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बचत दी होगी, खर्च दिए होंगे और आपसे पूछा है कि आमदनी क्या होगी। तो मैं जनरली इन दोनों क्वेश्चन को एक और कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ फॉरवर्ड ट्रैकिंग का क्वेश्चन और इसको मैं बोलता हूँ बैकवर्ड ट्रैकिंग का क्वेश्चन। अब ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है और बैकवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है, ये जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे मैं आपको सब सिखाता जाऊँगा। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है फॉरवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन है और ये बैकवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन है, बैकवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ आमदनी दी है, मतलब वही आपका बेस है, उससे आप कहाँ पे पहुँच रहे हैं, बचत पे पहुँच रहे हैं, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बचत दी हुई है, और बचत से आप पीछे की तरफ हट रहे हैं और आमदनी तक पहुँच रहे हैं,
ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड ट्रैक। बैकवर्ड ट्रैक मतलब पीछे की तरफ आना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। फॉरवर्ड ट्रैक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे की तरफ जाना। ये सब नोट्स बना लीजिए अच्छे से। तो ये थोड़ा सा सिंपल होता है, इजी होता है, सॉल्व करने में आसान होता है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ट्रिकी होता है, लॉजिकल होता है। तो ये चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। क्या क्या गलती होती है, एक से एक क्वेश्चन में लूँगा इस पूरे वीडियो में, कई सारे क्वेश्चन आएंगे और अगली क्लासेस में भी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का या तो एंट्री बेस होगा या एग्जिट बेस होगा। मतलब एंट्री बेस क्वेश्चन है तो फॉरवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन होगा, एग्जिट बेस क्वेश्चन है तो बैकवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन होगा। ये हर क्वेश्चन होगा ही होगा। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका एक एक एग्जांपल बताओ सर, तो मैं बताऊंगा आपको आगे, आपको खुद सब चीजें समझ में आती जाएंगी। अब बस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब सीखने की बारी शुरू हो गई। देखिए, ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% ज्यादा है। क्या बोला? ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% ज्यादा है, तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हाउ मच परसेंट लेस, ऐसा लिख लेना इसको। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, ए की आमदनी, पहले तुलना किससे हो रही है? ए की आमदनी बी की आमदनी से, तो हम बी की आमदनी को क्या मानेंगे? 100। अब ये 100 कहाँ से आया? तो इसमें फिर एक और नई बात सुनिए। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका 100 मान के। आप किसी भी क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक वैल्यू की ज़रूरत होती है, और वो वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो आप उसे 100 मान लीजिए। यकीन मानिए 100 मान के बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं आपको 100 मान के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। फिर एक और मेथड होती है फ्रैक्शन मेथड, जो बैंकिंग एसएससी के में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड पे पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको अगले लेक्चर्स में फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा, उसका पूरा बेसिक से एडवांस लेवल फ्रैक्शन का भी पढ़ाऊंगा। शुरुआत मैंने की है 100 मान के, तो चलिए सीखते हैं कि 100 मान के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। तो देखिए, ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% ज्यादा है, बी की आमदनी से ज्यादा है, तो बी को मानना पड़ेगा। तो बी की आमदनी क्या मान ली? 100। तो ए की आमदनी क्या हो जाएगी? 30% ज्यादा, मतलब 130। तो प्लस 30% लिख देते हैं। तो 100 का 30% कितना होगा? 30। 100 से 100 कट गया तो 130। तो ए की आमदनी कितनी होगी? 130। अब क्वेश्चन इल्यूजन देता है हमको, एक भ्रम पैदा करता है। क्वेश्चन के आगे की लाइन आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? पढ़ के ऐसा लगता है कि ये 30% ज़्यादा है तो वो 30% कम है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ देखो कहीं 30% मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, अब मिल भी रहा है तो कई सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई 30% आंसर है तो सड़ा सा क्वेश्चन है, इसको क्यों लिया आपने। तो जितने भी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 30% कम है, वो सब गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत है वो देखते हैं। अब तुलना किससे हो रही है? बी की आय ए की आय से। हमेशा याद रखिए, जिससे तुलना होगी, जिससे कंपैरिजन होगा, वो नीचे रखा जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू हमेशा कहाँ रखी जाएगी? बेस में रखी जाएगी। तुलना या कंपैरिजन, कंपैरिजन हमेशा कहाँ होगा? बेस में होगा। तो अब तुलना किससे हो रही है? बी की आय ए की आय से। तो ए की आय कितनी है? ए की आय है 130, और बी की आय ए की आय से कितनी कम है? तो बी की आय ए की आय से 30 रुपये कम है। तो ऊपर रखेंगे हम 30। कितने रुपए कम है? 30 रुपये कम है। तो 130 की तुलना में बी कितने रुपए कम कमाता है? 30 रुपये कम कमाता है। समझ रहे हैं आप? तो परसेंट में कितना कम कमाता है? तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंट निकालने के लिए क्या करना है? इनटू 100 करना है। तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 3/13 इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। तो ये बन गया। अभी आपको 1/13 की वैल्यू याद होती तो 1 मिनट में हम आंसर निकाल लेते हैं। अभी पर हम उसकी बात नहीं करते हैं। अभी मैं रेगुलर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये क्या बन गया? देखिए, ये बन गया 300, और 300 बटे क्या हो गया? 13। तो 13 दूना कितना हो गया? 26, 4 बचा। 13 तिया क्या हो गया? 39, 1 बचा। तो 1/13, तो 23 सही 1/13% क्या आ जाएगी? कम।
23 से ही 1/13% का आंसर है क्या? तो 23 से ही 1/13%, ये ऑप्शन सी आंसर आएगा। ए जितने भी लोगों ने जवाब दिया वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ये चलता है, जिससे तुलना होगी वो कहाँ आएगा? नीचे, और जिसकी तुलना होगी वो कहाँ आएगा? ऊपर। पहले तुलना बी से हो रही थी तो बी की वैल्यू 100 ली और उससे बढ़ा दिया 30। अब तुलना ए से हो रही है, ए की तुलना में बी कितना कम कमाता है? 30 रुपए कम कमाता है, तो 30 ऊपर 130 नीचे इंटू 100। आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 100 का 2% और 2 का 100% में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन 2% ऑफ 100 एंड 100% ऑफ 2 इज। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा करते चलिए। 100 का 2%, एक ब्रैकेट में अंतर मतलब माइनस, 2 का 100% का मतलब ऑफ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो 100 इंटू 2% हटाइए, अपॉन में क्या आएगा? 100, ठीक है, माइनस 2 इंटू 100 और परसेंट हटाएंगे, अपॉन में क्या आएगा? 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ भी क्या बचा? 2, यहाँ भी क्या बचा? 2, तो 2 - 2 क्या आ गया? 0। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो अब ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके बता दिया, आपको ये सब नहीं करना है भाई, ये मैं आपके लिए इतना सारा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपको क्या करना है? 100 का 2%, 2 का 100%, परसेंट से परसेंट हटाओ, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 200, और ये भी क्या बन गया? 200। तो 200 - 200 क्या हो जाएगा? 0। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, पर ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो एक एक चीज बताऊंगा। जो लोगों को आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएं, जिन लोगों को नहीं आता है एक बार और देखें और सीखें और नोट्स बनाएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25% का 25% किसके बराबर है? अब कई लोग जवाब दे देंगे फटाक से कि 6.25% के बराबर है, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन 6.25%। कुछ लोग ऐसा जवाब दे सकते हैं, तो देखते हैं हम। 25% का मतलब ऑफ 25%। अब 25 का 25% पूछा होता तो आप सही थे, दोनों जगह परसेंट लगा हुआ है, तो 25 अपॉन क्या करेंगे आप? 100 का 25 अपॉन क्या करेंगे आप? 100, ठीक है। ये कितना हो गया? 625, और नीचे कितना आ गया भाई? 10,000, ठीक है। अब आप इसमें भाग देंगे तो 0.0625% ये आपका आंसर आएगा, जो शायद ऑप्शन में भी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए था, और ये शायद टाइपिंग करने वाले की मिस्टेक है। आप सही ऑप्शन लिख लीजिए 625%, ये आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर 25 × 25 क्या बनेगा? 625, दोनों जगह से परसेंट हटेंगे, अपॉन में आएंगे 100, तो 100 × 100 कितना होगा? 10,000, और रिजल्ट आएगा 0.0625%। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? मैंने जानबूझ के अलग अलग टाइप के आज क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को सारे टाइप के बारे में कुछ ना कुछ मैं बता पाऊँ। फिर हम कल कुछ और नए टाइप लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग की भुजाएं मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर जिसकी सभी साइड क्या होती है? इक्वल, 30% बढ़ा दी जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी साइड्स कितनी है? 10 है। तो अगर साइड्स इसकी 10 है तो इसका एरिया होता है a स्क्वायर, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। जिनको पता नहीं है वो नोट कर लें। इसका एरिया होता है a स्क्वायर, तो एरिया में हम बीच में लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बोला है वर्ग की भुजाओं को 30% बढ़ा दिया जाए। देखिए अब आप बोलेंगे कि आपने 10 ही क्यों लिया, तो मैंने यहाँ 10 नहीं लिया भाई, मैंने तो एरिया को 100 लिया। अब एरिया अगर 100 लूंगा तो √100 में साइड कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला कि इसको 30% बढ़ा दे, तो 10 का 30% देखो काम
काम आया ना, 10 का 30% 3, डायरेक्ट आप दिमाग में कर सकते हो, अभी सिखाया था मैंने। तो 3 बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा 13, ये भी कितना हो जाएगा 13, और अब आप एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 और ये हो जाएगा 169, मतलब इसका एरिया हो जाएगा 169। तो जो एरिया पहले 100 था वो बढ़ के कितना हो गया 169 हो गया। तो पहले था 100, उसके बाद हो गया 169, दोनों का डिफरेंस कितना 69। पुराना एरिया क्या था 100, इंटू क्या कर देंगे 100 से 100 गया तो 69% क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 69% ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले से नहीं करता हूँ और आप भी मत करिए। ठीक है, मैं आपको आगे बहुत सारी नई ट्रिक सिखाऊंगा जिससे ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो एक एक चीज़ सीखिए कि 100 मान के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे 100 माना था इसलिए √100 किया, क्योंकि a² बराबर एरिया है तो a बराबर क्या होगा √ एरिया होगा ना, तो a कितना आ जाएगा √100, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मैंने उल्टा काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा आपको समझ में। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले क्वेश्चन को समझो आप। देखिए क्या हो रहा है, 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज अगर 100 रुपये किलो शक्कर है और आपके घर में 1000 रुपये की शक्कर आती है, मतलब 100 रुपये से आप भाग देंगे 1000 में 10 किलो शक्कर आएगी। ठीक है, अब कीमत कितनी हो गई है 120 रुपये हो गई है। तो आपके घर वालों ने बोला है कि भाई हम चीनी का उपयोग कम करेंगे पर लाएंगे उतनी ही शक्कर, तो वो फिर से 1000 रुपये की शक्कर लेके आए, तो इस बार शक्कर 1000 रुपये में कुछ कम आएगी ना, तो कितने प्रतिशत कम आई वो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ इसकी, तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए सभी लोग। इसकी ट्रिक होती है R/100 + R × 100। जब कीमतें बढ़ जाए तो आप ये ट्रिक लगा दीजिए R/100 + R × 100, और जब कीमतें घट जाएं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन घटने का भी आएगा, तो वहाँ लगा दीजिए R/100 - R × 100। ठीक है, जब कीमतें घट जाएं, घटने का मतलब होता है माइनस, तो याद रखिए माइनस घटने पे आएगा और प्लस बढ़ने पे आएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, जब प्राइस इंक्रीज हो जाए, जब प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज पे ये और डिक्रीज पे ये। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R की वैल्यू हमारे लिए है 20%, तो R की वैल्यू 20 हो गई, इस वैल्यू रख दीजिए। तो 20/120 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये 120 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 1/6 इंटू 100, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 16.66% होगी। हमने क्या किया, 6 से 100 में भाग दिया, आप भाग दे के देखना क्या रिजल्ट आएगा, 16.66% आएगा। तो यहाँ पे 16.66 इसका एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन 16% था तो आप वो लगा दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा 16.66%। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि 20% मूल्य घट जाए तो फिर कितनी बढ़ा देना चाहिए, उसका उपभोग कितना बढ़ा देना चाहिए, तो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देते। देखिए क्या करते उस केस में, हम क्या करते, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते, R की वैल्यू रखते 20 और यहाँ कर देते हम 100 - R, मतलब ये कितना हो जाता 80 इंटू क्या आ जाता 100, तो ये आ जाता 4, और यहाँ पे 4 से आप इसे डिवाइड करते तो ये कितना आ जाता 25%, मतलब आप 25% क्या कर देते, चीनी का उपभोग बढ़ा देते। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। 2 ट्रिक और मैंने आपको दे दी, 2 शुरुआत में दी, 2 अभी दे दी, 4 ट्रिक आज के लेक्चर में हो गई हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बस बेस पे क्वेश्चन का सॉल्व होगा। एक कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर लंबा है और वह धोने पे 0.5% श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो धोने के बाद उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, यहाँ लिखा नहीं है। एक बार धोने के बाद कपड़े की लंबाई कितनी होगी, मतलब एक ही बार धोया गया है, उसको क्लियर कर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे 2 मीटर को आप 200 मीटर बना लीजिए बस, ठीक है, 200 सेंटीमीटर बना लीजिए। 2 मीटर को आप क्या लिख लीजिए,
200 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको बड़ा बेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। देखो 2 मीटर दे दिया, ये एंट्री वाला क्वेश्चन है, एंट्री पे आपको एक वैल्यू दे दी है। वो आगे मैं सब चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने आपको पीछे थ्योरी बताया, सारे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, आप बस ध्यान से समझते रहिए। तो अब हम किस पे काम करेंगे? 200 सेंटीमीटर पे। तो 200 सेंटीमीटर का क्या निकालेंगे? 0.5%। तो 0.5 अपॉन क्या कर देंगे आप? 100%। हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा। 200 से काटेंगे 5 बार, कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 बार, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। तो आप क्या मतलब 1 सेंटीमीटर, रिजल्ट भी काय में आएगा? सेंटीमीटर में। मतलब कपड़ा धुलने के बाद 1 सेंटीमीटर श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। तो नई लंबाई क्या होगी? न्यू लेंथ। अगर हम न्यू लेंथ की बात करें तो वो होगा 200 सेंटीमीटर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 199 सेंटीमीटर। और अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे दीजिए तो 1.99 मीटर। इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ लिखा है 199 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया 199 सेंटीमीटर। क्लियर हुई ये बात? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमने 100 से गुणा करके 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 3, अब यहाँ पे मैं फिर आपको 2 ट्रिक नहीं बताना पड़ेंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल पे प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे एक ट्रिक बतानी पड़ेगी जो यहाँ आपको अभी समझ में नहीं आएगी। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बाद में कवर अप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में शेष का, यहाँ पे शेष वर्ड आ गया है। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ अब आपको आगे समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरीके से बेस बार बार बदलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में शेष वर्ड आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जाम्पल बताया था कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का इतने प्रतिशत इस पे खर्च करता है, इतने प्रतिशत उस पे खर्च करता है। उसकी जगह में अगर आपसे बोलता कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का, एक व्यक्ति की आमदनी में ले लेता हूँ कि 100 रुपये, क्या है 100 रुपये, ठीक है, और वो अपनी आमदनी का 10% भोजन पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? भोजन पे। फिर शेष का 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है। ठीक है, फिर बोलता हूँ मैं कि शेष, या मैं आपको आमदनी नहीं देता हूँ, है ना, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि शेष का 10% वो कपड़ों पे खर्च करता है और अंत में शेष 729,000 बचत करता है। ये एक नया क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिया। इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी देर में आएंगे। यहाँ पे देखिए, तो आपसे पूछ रहे हैं कि तो उसकी आमदनी ज्ञात कीजिए। आमदनी क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमदनी क्या है? मतलब ये रिवर्स जाएगा, बैकवर्ड ट्रैकिंग का क्वेश्चन है। आपको आखिरी में एक वैल्यू दी है शेष की और क्वेश्चन में बार बार बेस चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्या करेंगे हम सबसे पहले मानेंगे कि उसकी आमदनी हमने मान ली कि उसकी आमदनी क्या है? 1000 रुपये है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 100 से 1000 क्यों मान लिया? तो थोड़ी सी इज्जत हमको इसकी करना पड़ेगी जो यहाँ पे दिया है। 729,000 एक बड़ी वैल्यू दी है उसकी बचत की, तो हम इसके रिस्पेक्ट में 100 रुपये मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वक्त के हिसाब से या तो 100 मानिए या 1000 मानिए। मैं अभी 1000 मान रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने माना कि, यहाँ क्या लिखेंगे हम? माना कि उसकी आमदनी कितनी है? 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का आप क्या निकालेंगे? 10%। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ये क्या हो गए? खर्च। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने पास देखेगा जेब में कितने पैसे बचे हैं, उसको हम बोलेंगे शेष।
तो शेष कितने रह गए उसके पास 900 रुपये। अब ये 900 रुपये का फिर से 10% खर्च करेगा। बोला ना उसने शेष का 10% खर्च करता है, वो किस पे खर्च कर रहा है वो पता नहीं, है ना, वो अभी बाद में देखेंगे, वो सब काम का नहीं है। 10% भोजन पे किया, शेष का 10% शिक्षा पे, शेष का 10% कपड़ों पे, मतलब 2 बार उसने शेष पे खर्च किया है। वो कैसे निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 900 का 10% कितना हो गया, 90 रुपये, ये उसने खर्च कर दिए अगली बार। अब देखेंगे हम कि शेष कितना बचा, तो शेष बचेगा भाई 810 रुपये। 810 कहाँ से आया, 90 में से, ये 900 में से 90 हमने माइनस कर दिए, कितना बचा 810। अब 810 का फिर से वो 10% खर्च करेगा, तो कितने रुपया खर्च होगा, 81 रुपये खर्च हो जाएगा। अब 81 रुपये खर्च होने के बाद अब शेष कितना बचेगा वो हम देखेंगे, तो शेष बचेगा 729 रुपया। कितना रुपया शेष बचेगा, आप 880 में से 810 में से 81 रुपये घटाएंगे तो 729 रुपये आएगा, ये उसका फाइनल बचत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी बार बेस चेंज हुआ। देखिए सबसे पहले आपका बेस क्या था, 1000 रुपये था फर्स्ट, फिर शेष के बाद फिर से आपका बेस चेंज हुआ, वो कितना हो गया 900, फिर से आप शेष निकालने के बाद फिर से आपका बेस चेंज हुआ, फिर कितना हो गया 810, फिर से आपका बेस चेंज हुआ और अब कितना हो गया 729। तो जब शेष वर्ड लग जाता है तो बेस जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, वो बार बार चेंज होता जाता है। एक और आदमी है, वो अभी शुरू में हमने देखा था, वो एक अपनी आमदनी का 10% इस पे खर्च करता था, 20% उस पर खर्च करता था, 30% इस पे खर्च करता था। तो हमने उसका बेस उसकी आमदनी को मान रखा था, क्योंकि वो अपनी आमदनी को दिमाग में रखता था कि मेरी 10,000 आमदनी है, मैं 10% इस पे खर्च करूंगा, 20% इस पे खर्च करूंगा। ये आदमी उससे अलग है। ये क्या देख रहा है कि एक बार खर्च करने के बाद मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, जितने बचे हैं उसका 10% मैं इस पे करूंगा, 20% मैं इस पे करूंगा। ये इस तरीके से खर्चा करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते तो हम क्या करते वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे फिर एक नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा। अब हम देखेंगे कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का क्या था। तो देखिए एंड पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या था कि उसकी आमदनी, उसकी जो बचत है वो कितनी दी है, 729,000 रुपये दिए हैं और उसकी आमदनी आपसे पूछी है। और आपने, अब मैं यहीं लिख लेता हूँ कि हमारी कितनी आई थी, हमारी आमदनी हमने क्या मानी थी, हमारी आमदनी हमने मानी थी इधर कितनी 1000 और हमारी बचत कितनी आई थी 729 रुपये आई थी। ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, अब इसको मैंने पीछे लिख लिया ताकि आपको एकदम सही साट चीज़ें समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारी वैल्यू, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्टार्ट पॉइंट और यहाँ लिखेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट क्वेश्चन का क्या है, आमदनी। तो आमदनी हमारी कितनी थी, तो वहाँ लिखेंगे हम 1000 रुपये। और एंड पॉइंट मतलब बचत, बचत क्या है, ठीक है, शेष इतना है, तो वो हमारी कितनी थी 729, तो यहाँ लिखेंगे हम 729। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे मूव करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन की आमदनी को हमको पता करना है कि वो आदमी कितना कमाता था, तो उसको क्या लिखेंगे हम x। और हमारी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसकी बचत कितनी दी है 729,000, तो यहाँ लिखेंगे 729,000 और इसके अपॉन में इसको और इसके अपॉन में इसको करके बीच में लगा देंगे बराबर। क्या कर देंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखना है इस लेक्चर में। हमारी वैल्यू और क्वेश्चन की वैल्यू का हर बार कंपैरिजन करेंगे हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट जो आखिरी में दिया है। तो आखिरी में दिया है 729,000 क्वेश्चन में, तो ये हमारी वैल्यू थी, ये क्वेश्चन की वैल्यू, तो हमारी 1000 थी, तो 729 की बचत होती है। क्वेश्चन की x रुपये आमदनी है, तो 729,000 की बचत होती है। ये अपॉन ये कर देंगे, 729 से 729 कट जाएगा। यहाँ जो 2 जीरो बचे हैं वो इधर आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे, x को इधर भेजेंगे, ये इधर चला जाएगा। तो x बराबर 1000 इंटू ये वाले 00 मतलब 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा,
x के आगे 5 जीरो आ जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपए। मतलब क्वेश्चन वाले व्यक्ति की आमदनी कितनी है? 1 लाख रुपए है, जो मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके बताया। आप मुझे बताइए ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं रखता हूँ। कल का मेरा लेक्चर इसी क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा, इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको इस मेथड को कल समझाऊंगा। जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आज मैंने आपको सिखाया है उसकी कॉपी बना लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, परसेंटेज जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।